ये जो हम लोग 24 साल से ठगे हुए हैं, ठगा जा रहा है, हुल ये संथाल परगना में और उलगुलान एक साथ होगा ये पूरा झारखंड में। इसमें अभी संभावनाएं बहुत हैं, इसके अंदर सुधार की भी संभावनाएं हैं, संशोधन की भी संभावनाएं हैं, लेकिन अंतिम रूप से इसको अविलंब लागू किया जाए, राज्य सरकार का काम है। हम लोग राज्य सरकार की जिम्मेवारी का एहसास दिलाएं कि ये अविलंब लागू हो। लगता है कि सरकार का इंटेंशन बिल्कुल ही गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे है? जैसे 23 का देखिए, यदि उनको पेशा कानून को लागू करना है तो इसमें नियमावली का अर्थ झारखंड पंचायत राज अधिनियम क्यों लिख रहे हैं? गाँव वालों को तो पता नहीं है, हाँ कि हाँ जमीन मिल रहा है, चलो वहाँ, वो लोग जज नहीं कर पाते हैं। नौकरी मिल जा रहा है, मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, तो ये तो खाली चना है। पेशा पर महाबहस के इस अंतिम एपिसोड में हम समस्या और समाधान की तरफ बात करेंगे, यानी जो झारखंड में पेशा नियमावली की जो प्रारूप तैयार की जा रही है और इस पर जो लोगों के सुझाव मांगे गए हैं, इस पर कई वर्कशॉप भी हो रहे हैं, कई जगह बैठकों का दौर भी सिलसिला भी चल रहा है। ये जाहिर है कि पेशा नियमावली एक बनाई जा रही है, उसमें कई उपबंध या कई प्रावधान ऐसे शामिल किए जा रहे हैं, कुछ छूट जा रहे हैं जिससे लोगों में असंतोष भी है, लोगों में शिकायतें भी है। इसके बाद क्या पेशा लागू होगा, इस दिशा में भी हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम इस अंतिम एपिसोड में सबसे पहले हम जाते हैं ग्लडसन डुंडुंग जी के पास, जिन्होंने इस बात की वकालत की है कि मौजूदा जो प्रारूप है वो पेशा से इसका कोई लेना देना नहीं है, पेशा से इनका कोई सरोकार नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि ये JPRA झारखंड पंचायती राज कानून का ही एक हिस्सा है, या ये वही है, उन्हीं का बदला हुआ स्वरूप है। क्या सर? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो इसमें यह है कि जो सरकार ने 2023 में जारी किया था उसको भी देखिए, और अभी खासकर जो 31 दिसंबर को विजय कुजूर जी ने अपने फेसबुक पेज में जारी किए हैं उससे मैं लिया हूँ। फिर उसके बाद में 8 जनवरी को डायरेक्टर मैडम ने जारी किए हैं, उसको भी देखिए। तो इसमें बहुत क्लियर हो जाता है कि लगता है कि सरकार का इंटेंशन बिल्कुल ही गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे है? जैसे 23 का देखिए, यदि उनको पेशा कानून को लागू करना है तो इसमें नियमावली का अर्थ झारखंड पंचायत राज अधिनियम क्यों लिख रहे हैं? दूसरा, इसमें लिख रहे हैं कि धारा का अभिप्रेत झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, उसमें भले उसमें भी बेईमानी किया है, लेकिन कम से कम लिखा है, मतलब अधिनियम का अर्थ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 है ना, ये बेईमानी दिखती है। दूसरा जो आप देखिएगा इसमें खासकर इसका जो मैंने सवाल उठाया इसको लेकर, तो फिर डायरेक्टर साहब ने क्या की, डॉक्टर साहिबा ने, कि उन्होंने इसको नाम चेंज कर दिया। अब अधिनियम का अभिप्रेत उसमें लिख दिया कि झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित नहीं, ये पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लिख दिया। हाँ, फिर उसमें उसको उन्होंने यहाँ पे जो हाईलाइट कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट लिया और अपने फेसबुक में डाला और कहा, हम लोगों पर आरोप लगाया कि देखिए ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, झूठ खबर फैला रहे हैं। इसमें जो है कि महाधिवक्ता साहब का मंतव्य प्राप्त कर लिया गया है। फिर जब मैंने उसको देखा तो नीचे लिखा हुआ है धारा से अभिप्रेत है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धाराएं हैं। तो फिर मैंने सवाल किया, कैसे महाधिवक्ता साहब हैं कि मतलब 1996 का कानून लागू करेंगे और धाराएं पंचायत राज अधिनियम की धाराएं होंगी? तो मानसा साफ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम जो है कि पेशा कानून लागू करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से पंचायत राज अधिनियम की धारा ही, मतलब सामान्य पंचायत को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार करना चाहते हैं, यही मानसा दिखाई पड़ती है। अब इसमें प्रोविजन कुछ चीज़ को आपको मैं बता देता हूँ जल्दी से। मैं कह रहा हूँ कि ये जो नियमावली जो प्रस्तावित है अभी तक, वो एक्चुअली पारंपरिक ग्राम सभाओं को सरकारी ग्राम सभा बनाने का षड्यंत्र ये बहुत स्पष्ट दिखता है। इसमें क्या क्या है? एक तो कह ले कि हर जगह कहा जा रहा है कि हम पारंपरिक ग्राम सभाओं का अधिकार देना चाहते हैं, उनको सशक्त करना चाहते हैं, है ना, यही सब कहा जा रहा है, या तो सरकार के द्वारा, पंचायत राज विभाग के द्वारा, या फिर उनके पक्षधारों के द्वारा। लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें बहुमत थोपा जा रहा है, वोट और कोरम थोपा जा रहा है। अब हमको बता दें,
माननीय प्रभाकर तिर्की साहब या फिर विजय कुजूर साहब कि कौन सा पारंपरिक आदिवासी समाज में जो है कि कोरम होता है और जो है कि वहाँ पे वोट होता है, बहुमत होता है। हमने तो गांव में हमेशा देखा है, हम लोग कंसेंसस होता है वहाँ तो ये होता नहीं। दूसरा जो है, ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ मुखिया को होगा, ग्राम प्रधान को नहीं होगा। ये धारा भी मैं बता दें, नियम 9(2)। भाई क्यों विशेष बैठक, कौन सा बैठक होगा? भूमि अधिग्रहण का बैठक होगा, मतलब मुखिया साहब बुला लेंगे, अपने लोगों को जो भी मैनेज करेंगे, फिर हो गया कहानी। तो आपने ग्राम प्रधान का जो अधिकार है पेशा कानून 1996 में, उसको छीन कर आप मुखिया राज स्थापित करना चाहते हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तीसरा जो है, पंचायत सचिव जो है एक सरकारी कर्मचारी है, वही ग्राम सभा का सचिव होगा। और यह भी लिखा गया है, यदि एक गांव में एक से ज़्यादा ग्राम सभाएं होंगी तो सारे ग्राम सभाओं का सचिव जो है कि यही होगा। आप बताइए कौन सा पारंपरिक ग्राम सभा है जहाँ पे जो है कि सचिव सरकारी कर्मचारी होता है? हमारे परंपरा में तो नहीं है। हमारे खड़िया में भी तीन व्यवस्था है, नीचे ग्राम प्रधान, परगना, फिर जो ऊपर डोकलोसोर है ना। तीसरा जो है, चौथा जो बात में, और इसमें और इंटरेस्टिंग, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ग्राम सभा अपना एक उप सचिव नियुक्त कर सकता है, लेकिन उस उप सचिव जो है नियुक्त करेगा उसका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होगा। दूसरा, ग्राम सभा जब चाहे उसको जो है कि हटा सकता है, लेकिन पंचायत सचिव को कभी नहीं हटाएगा। उप सचिव रखेगा उसको कभी भी हटा सकता है, अवैतनिक भी होगा। समझ रहे हैं ना क्या ये डाल रहे हैं लोग। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, चौथा में ये डाला गया है कि पंचायत कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ग्राम सभा एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा, ग्राम सभा भेजेगा, लेकिन उसको पंचायत समिति कार्यकारिणी समिति की बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ये है उनका ग्राम सभा। मतलब ये आप पारंपरिक ग्राम सभाओं को इतना सशक्त कर रहे हैं, मतलब उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं दे रहे हैं। मतलब इसका मतलब आपने मुखिया राज स्थापित कर दिया और ग्राम सभा जो है उनको आप अपमानित कर रहे हैं। पांचवा बात जो मैं कह रहा हूँ, ये कहता है कि ग्राम सभा का अपना कोष होगा, नियम 21, वो लाभुक का चयन करेगा, विकास योजना बनाएगा, अनुमोदन भी करेगा उसका। उसके साथ साथ उनका अपना बैंक अकाउंट होगा, उसके साथ बैंक कैसे मैनेज करेगा, सारा नियम उसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, स्पष्ट है कि ये ग्राम सभा को कॉम्पिटेंट मानते हैं। अपना फंड लाएगा, मतलब बालू से लाएगा, जहाँ से भी लाएगा, लेकिन उसको मैनेज भी करेगा, कहाँ खर्च करेगा, सारा व्यवस्था है। दूसरी तरफ अपना विकास योजना बनाएगा, अनुमोदन भी करेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट पंचायत समिति करेगी, मतलब मुखिया बाबू और वार्ड करेंगे। मतलब ग्राम सभा का अपना बैंक होगा, लेकिन उसमें वो अकाउंट पैसा नहीं है। क्यों ऐसा भाई? वो इसीलिए कि आप लूट को जारी रखना चाहते हैं कि विकास का पैसा, टीएसपी का पैसा, सारा पैसा ये ग्राम सभा समिति, पंचायत समिति को आएगा, ताकि उसका जो है मतलब हकमारी होगा। मुखिया साहब जो परसेंटेज लेंगे, उसके बाद जो है कि वार्ड को परसेंटेज मिलेगा, बीडीओ साहब को परसेंटेज मिलेगा। यही नौटंकी जो है कि इस नियमावली में किया जा रहा है। अब इसमें मैं दूसरी बात और जोड़ देता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि पारंपरिक ग्राम सभा को कैसे सरकारी ग्राम सभा बना रहे हैं। दूसरी बात, कैसे जो है हमारा पारंपरिक ग्राम सभा में नौकरशाही थोपकर जो आदिवासियों की जल जंगल जमीन इलाका जो प्राकृतिक संसाधन का लूट जारी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा का लूट और टीएसपी का पैसा का लूट जारी है, उसको जारी रखने के लिए भी इसमें व्यवस्था है। क्या क्या है? पहला, लघु खनिज पर अधिकार। 3 उदाहरण आपको मैं देता हूँ। उसमें क्या है? स्पष्ट है नियम 22(1) में गांव के पारंपरिक सीमा के अंदर जो है वो लघु खनिज का स्वामित्व तो ग्राम सभा होगा, उसमें बालू भी है। अब इसमें क्या है, लेकिन ग्राम सभाओं को बालू घाटों का सीमांकन जिला खनन पदाधिकारी से करना होगा। मतलब जब पूरा ट्रेडिशनल बाउंड्री में वो मालिक है तो वो क्यों जाएगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर के पास, ताकि वो बोलेगा आप तो बालू बेच रहे हैं, यहाँ भी दीजिए भाई माल पानी, ये यहाँ पर है। उसके बाद ग्राम सभाओं को सिर्फ कैटेगरी 1 का बालू दिया जाएगा। क्या भाई? एक तरफ आप स्वामित्व दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पारंपरिक बाउंड्री का सारा जो है कि मालिकाना हक होगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सिर्फ 1 कैटेगरी में होगा। ये कैसे चलेगा? दूसरी बात, भूमि अधिग्रहण पर ग्राम सभा की सहमति पेशा कानून में है। पेशा कानून का धारा 4(m)(3) के तहत उनको ग्राम सभा से परामर्श लेना अनिवार्य है। अब इधर देखिए, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम की धारा 41 में भी है। उसमें पहली बात तो यह कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण नहीं होगा, एकदम अति आवश्यक हो
तभी अधिग्रहण होगा, और अधिग्रहण भी हो तो ग्राम सभा का परामर्श चाहिए। और भूमि अधिग्रहण कानून में क्या होगा, जनरल क्षेत्र में 70% कंसेंट चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 2015 में चालाकी से इन्होंने एक कानून बनाया, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नियम, मतलब कानून, और उसी की नियमावली भी बनाई। उसमें क्या डाल दिया है, ग्राम सभा सिर्फ 33%, मतलब देखिए सेंट्रल लॉ में 70% है जनरल एरिया में, और यहाँ पे 33% से मतलब रख दिया है शेड्यूल एरिया के लिए। बताइए, आप बताइए, जब देश में सरकार बनती है, राज्य में सरकार बनती है, वहाँ भी 50% से ज़्यादा सीट आपको चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई विशेष प्रोविजन को आपके अमेंडमेंट करना है, आपको 66% चाहिए, और यहाँ पे जो है कि आदिवासियों का जमीन लूटने के लिए 33% चाहिए झारखंड में। झारखंड सरकार का ये है। अब इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट चीज ये लिखा गया है कि कोरम अगर पूरा नहीं होगा, कोरम रखा है 33%। मुझे बताया जाए कि कौन सा आदिवासी ग्राम सभा, पारंपरिक ग्राम सभा है जहां का कोरम 33% होता है। यहां पे कह रहे हैं कोरम 33% होगा, और यदि पहली बैठक में कोरम यदि पूरा नहीं होता है तो दूसरी बैठक में कोरम का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब कि 10 लोग आ गए, भूमि अधिग्रहण हो जाएगा। उसके बाद तीसरी बात ये लिखा गया है कि यदि ग्राम सभा ने एक बार निर्णय ले लिया, उसको दोबारा वापस नहीं कर सकता है। मतलब जमीन लूट को सुनिश्चित करने के लिए वो नियमावली में व्यवस्था की गई है। तीसरी और आखिरी बात मैं कह रहा हूं, आदिवासियों की हस्तांतरित भूमि वापसी पेशा कानून में बिल्कुल है स्पष्ट, वो हस्तांतरण होगा नहीं होगा, अगर होने के पहले भी परामर्श चाहिए। मतलब मान लीजिए गांव का आदमी जमीन बेचना चाहता है तो पहले परामर्श लेगा। दूसरा जो है, अगर किसी ने लिया है गैर आदिवासी ने, तो उसको भी वापस करने के लिए व्यवस्था है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे ये है नियम 33 का 2 खा, यदि पारंपरिक ग्राम सभा अगर नहीं सकता है, कोई मान लीजिए किसी का केस आया, उस पर जो भी बहस जितने भी किया नहीं सका, तो वो सीधे डीसी को देगा। अब अभी दूसरी जगह चले जाइए नियमावली में, जहां पारंपरिक विषय होंगे, मतलब गांव के विषय होंगे। मान लीजिए एक परिवार का झगड़ा है, 2 परिवार का, या फिर खेती बाड़ी का झगड़ा है, किसी का गांव का बैल चर गया, किसी का खेती का, वो मामला आया मान लीजिए ग्राम सभा में, तो क्या होगा, पहले ग्राम सभा में विचार विमर्श होगा, उसके बाद वहां फैसला नहीं हुआ तो उसके ऊपर जाएगा परगना में फैसला नहीं होगा तो पढ़ा के पास जाएगा। और ये जो जमीन का मसला होगा आदिवासी भूमि वापसी में, वहां ग्राम सभा से सीधे डीसी के पास जाएगा। क्या मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने। हम लास्ट में मैं ये कहना चाह रहा था कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो नियमावली है इसका और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं पूछना चाहता हूं, प्रभाकर दा है या विजय कुजूर साहब है, क्या आप लोग आज के समय में बहिष्कार करने को समर्थन देते हैं? कि मान लीजिए डायन का मामला हो गया, कोई मामला हो गया, गांव का आदमी ग्राम सभा बैठेगा और बहिष्कार करेगा लोगों का। यहाँ पे अपने व्यवस्था करके रखा है कि गांव के पास पारंपरिक न्याय व्यवस्था के तहत बहिष्कार करने का अधिकार होगा। आपको पता है इसका परिणाम क्या होगा? आरएसएस कितने लोगों को धर्म के नाम पे लड़वा के बहिष्कार करवाएगा। याद रखिएगा, ये सब व्यवस्था रखने से पहले सोचना चाहिए। और ये भी समझ लीजिए, अनुच्छेद 13(3) रूढ़ी प्रथा का बात करता है, लेकिन रूढ़ी प्रथा तभी तक मान्य होगा जब वो मानवाधिकार का हनन नहीं करता है। ये किसी का बहिष्कार करवाना ये मानवाधिकार का घोर उल्लंघन होगा, जिसमें बहुत सारे महिलाएं डायन वगैरह और दूसरे बोल के बहिष्कार किया जाएगा गांव में। और डायन प्रथा आप देख ही रहे हैं, इसलिए इसको आप लोग बहुत सोच समझ के बनाइए। ये बिल्कुल भी पेशा नियम वाले नहीं है, आप लोग जेपीआरए को थोप रहे हैं। पेशा पर अभी तक सुझाव की ही बात हो रही थी। बहुत बिंदुवार और बहुत विस्तृत ग्लडसन डुंगरू ने बात रखी है। क्या हम इस मौजूदा प्रारूप का समर्थन कर सकते हैं या फिर उसमें और कुछ चीज़ों को हटाने की सिफारिश कर सकते हैं या कुछ चीज़ों को जोड़ने की सिफारिश कर सकते हैं? विजय जी, पहले इनको लिखे नोट, छूट जाएगा तो हम बोलेंगे जी। अभी तक जो नियमावली बनी है, जो हमने देखा है, ये हम लोग जो सुझाव दिए हैं, चूँकि हम सलाहकार हैं माझी परगना महल आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, तो उसमें सबसे पहले जो है कि हम लोग का अस्तित्व और संस्कृति कैसे बचे, इसी के लिए ही ये शेड्यूल एरिया है।
तो उसी के तहत ये जितना भी अभी ग्राम सभा है, ये पारंपरिक ग्राम सभा के तौर पर पहली बार शायद ऐसा एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है जो कि झारखंड में देखने को मिलेगा, जो कि अदर स्टेट में ये ग्राम सभा पारंपरिक नहीं है या लिखा नहीं गया है पारंपरिक ग्राम सभा। ये एक नया चीज़ है जो कि अच्छा चीज़ है। दूसरा ये है कि निश्चित रूप से ये कंसेंसस तो जरूरी है। अभी साइन होने के पहले, जैसे ये साइन बहुत से लोग मांग रहे हैं, तो ये साइन होने के पहले कंसेंसस जरूरी है सबका, चूँकि पारंपरिक का व्यवस्था ये है कि सर्वसम्मति से। तीसरा है कि ये जो बना है वो सचिव, निश्चित रूप से झारखंड पंचायत राज अधिनियम जो बना है ये खाली आदिवासी के लिए नहीं बना है, यहाँ भी गैर आदिवासी रहते हैं, तो उसमें सचिव का तो वो लोग करेंगे ही। जहाँ तक सवाल है कि शेड्यूल एरिया पे सचिवों का कोई जगह नहीं है, ये मॉडिफिकेशन पे जा रहा है। हम लोग सुझाव दिए हैं, इसमें सह सचिव, सहायक सचिव का हम लोग कहे हैं, क्योंकि पारंपरिक लेवल पे जो पौराणिक होते हैं या जो पारंपरिक जो भी है दीवान है या जो लिखा पढ़ी करता है ग्राम सभा में, यानी कि गांव पे जो बैठकें होती है उसमें जो लिखा पढ़ी करते हैं वो 1 साल के लिए चुनाव किया जाता है, वो माघ में, ठीक है, प्रत्येक साल। तो इस तरीके से ये 1 साल का ही होती है, वो लिखा पढ़ी करते हैं। तो इसलिए हम लोग लिखे हैं, सुझाव दिए हैं कि सहायक सचिव जो है, लेकिन ये तो सिर्फ एक विशेष जाति पे ना, खड़िया में तो शायद ऐसा ना हो, टुकड़ों सब के अंदर में होगा, अलग अलग पारंपरिक व्यवस्था के अंदर होगा। नहीं, सब में अलग अलग परंपरा में वो लिखने वाला है, इसमें कोई ये नहीं है। हो सकता है कोई परंपरा नहीं जान रहा हो, लेकिन हमने जितना तक अभी हम घूम रहे हैं पूरा झारखंड पे, यानी कि कम से कम 7 गो जनजाति है जो मेजर जनजाति है, तो उस पर हमने पाया कि सिमिलरिटी है। जो ग्राम सभा में जो ग्राम सभा बैठकें होती है, जो गांव में पारंपरिक अखड़ा में जो बैठक होती है, वो सब सेम ही है, मोरलेस, कहीं कोई यह नहीं है, अलग टाइप का नहीं है, जो मैंने बड़ा समुदाय से लिया है। तो इसमें सहायक सचिव का होना हमको लग रहा है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी योजनाएं या जो भी लैंग्वेज में उन लोग बोलते हैं तो खुद का आदमी रहेगा तो समझेगा ज़्यादा। तो इसीलिए जब विकास का बातें होगी, कहाँ हम लोग को पानी चाहिए कि हम लोग को इलेक्ट्रिक चाहिए, वो अच्छा से समझेंगे और उसमें लिखेंगे, ठीक है। जहाँ तक सवाल है कि एजुकेशन का, सचिव का हिस्सा या नहीं, पारंपरिक का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल सचिव पारंपरिक का हिस्सा नहीं है। और जेपीआरए चूंकि खाली ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए नहीं है, जेपीआरए फॉर जनरल एरिया भी है। यहाँ झारखंड पे झारखंड पंचायत राज अधिनियम एरिया की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पेशा कह रहे हैं तो इसमें सहायक सचिव होंगे, सचिव नहीं होंगे, ठीक है। ये हम लोग सजेस्ट भी किए हैं और मूल शायद ये भी सुझाव ये होगा और किया जा सकता है, ये हम लोग को एश्योरेंस भी दिया गया है। दूसरी बात है, ये जो एक बात है कि जितना भी कार्यकारिणी समिति यानी कि एजुकेशन जो होंगे, वो चूंकि हम लोग का पारंपरिक में अपना बहुत सारे कामें रहते हैं, और इसलिए अभी फिलहाल तक सभी जब पेशा राज्य पे जब पंचायती इलेक्शन, चूंकि पंचायती इलेक्शन इसलिए हो रहे हैं कि जनरल एरिया भी है, तो वहाँ अगर एजुकेशन का यानी कि कोई अगर मैनेजरियल कैपेसिटी पे कोई है, जैसे मुखिया, उनको एजुकेट किया जा सकता है, कराया जा सकता है। उसमें एक चीज़ हम लोग सजेस्ट किए हैं कि उसमें जो है वो एक सदस्य जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे वो वहाँ रहेंगे। तो अगर वो सरकार के जो अभी जेपीआरए में जो है उसमें अगर वो वोट देने का अधिकार अगर नहीं देते हैं लेकिन वो रहते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें एजुकेशन जो गलत ना हो उसमें वो पारदर्शी दिखेगा। ये एक उद्देश्य से ये दिया गया है, एक सजेशन दिया गया है। तीसरा है कि जो वित्त योजना, जो 16वां वित्त योजना है, ये 15वां वित्त योजना चल रहा है, खत्म होगा। 16वां वित्त योजना से निश्चित रूप से ये सेंट्रल का एक शायद ये चल रहा है, ये कहानी, ये काम ये ग्राम सभा को ही फंडेड देंगे, डायरेक्टली फंडेड जो है टीएसपी का होगा और डीएमएफटी का भी। ये दोनों फंडेड जो है अनुसूचित क्षेत्र में विकास के लिए वो ग्राम सभा को मुहैया कराएंगे। इसीलिए ये जो अन्न कोष जितना भी कोष है वो बनाया जा रहा है। तीसरा है कि लोगों का सीमांकन
ये जो सीमांकन है निश्चित रूप से ये जो सीमांकन पॉइंट वाइज हाँ, हाँ, हाँ। हम अब एक कंक्रीट एक पॉइंट पर आ रहे हैं। पेशा हो या इस तरह की जितनी भी विशेष क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जितने भी कानून हैं, लॉज हैं, सबका कंसर्न, मेजर कंसर्न रहता है जमीन पर, भूमि पर, क्योंकि भूमि को सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है। भूमि को लेकर के जो सवाल उठा रहे हैं, हाँ, जो सवाल आया है इनका, ग्लडसन जी का, उस सवाल के सॉल्यूशन की तरफ आपको क्या लगता है कि ये मौजूदा जो प्रारूप है ये क्या उस भूमि को सुरक्षित करता है? महज 33% लोगों के कंसेंट पर आप जमीन दे रहे हैं, दूसरी बार ग्राम सभा में उस कंसेंट की भी जरूरत नहीं है, क्या ये कमजोर नहीं कर रही है? बिल्कुल, ये बात सही है कि ये भूमि बहुत ही सेंसिटिव इशू है शेड्यूल एरिया में, क्योंकि उसी को रक्षा करने के लिए ये शेड्यूल एरिया एक्ट बनी है। तो अभी जो भू अर्जन की है वो दुहाई दे रहे हैं कि 2015 यानी कि जो अभी बनी है उसका 20 जो ये है आपका उपधारा है 20 नंबर से लेकर 1 2 3 4, 20 का 1 2 3 4। 1 में तो ठीक लिखा है कि ग्राम सभा, ठीक, मतलब उसमें भी कलेक्ट्रेट को दिया हुआ है कि आप मीटिंग बैठा सकते हैं 1/3 अटेंडेंस से। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये भूमि अर्जन जो है JLR नहीं करके, क्योंकि ये लार मॉडिफिकेशन करके झारखंड में JLR किया हुआ है 2013 को, 2015 में ये मॉडिफिकेशन, हालांकि लार में भी मॉडिफिकेशन किया 2015 में, उसके बाद यहाँ 2015 का जो मॉडिफिकेशन है उसको फिर से JLR अपना फिर मॉडिफिकेशन किया है, और उस पे वो 2015 का जो 20 है उपधारा, उसमें एक में ग्राम सभा का उल्लेख है, लेकिन 2 में फिर 19 धारा को वो लिया हुआ है, 19 धारा 19 को, जिसमें वो ग्राम सभा का कोई उल्लेखित ही नहीं है। वहाँ ट्राइबल असेसमेंट जो कमेटी है उन लोग के द्वारा ही कर लिया जाएगा, जो कि निश्चित रूप से ये गलत है, ये बाईपास रास्ता हो सकता है, निश्चित रूप से ये गलत होगी। तो हम अगर इसमें कुछ प्रक्रिया है, जैसे कि मीन साहब कह रहे थे कि एक जो डिपार्टमेंट होती है, चाहे लैंड डिपार्टमेंट हो या बहुत सारे डिपार्टमेंटों से गुजरना पड़ता है, तब जाके ये जो है इम्प्लीमेंट होगी। तो वैसे ही यहाँ भी जो जमीन का जो है वो लैंडेड डिपार्टमेंट से है, उस पर निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम लोग को शायद सुधारना करना पड़ेगा। उसके लिए मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो 55 नंबर पॉइंट धारा 55 और 56 निश्चित रूप से यहाँ लागू करना चाहिए, इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस पॉइंट को भी यहाँ लगा देना चाहिए। एक पॉइंट हम विजय जी से चाहेंगे, मेजर पॉइंट है, क्योंकि हमारे ट्राइबल सोसाइटी में इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा, आप भी दर्शन, सबसे बड़ी चर्चा की बात है सामाजिक बहिष्कार को क्या हम कानूनी रूप से सही ठहराएं या गलत ठहराएंगे? नहीं, वो जो गलसन डुंगडुंग बोल रहे हैं तो सही बात है, क्योंकि आज के दिन में हम आपका जो है बहुत सारे कानून आ गए हैं, बहुत सारे मानवाधिकार आ गए हैं, तो हम आपका इसको कानूनी रूप से आपका जो है परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो मौका मिलेगा तो इसको जरूर सुधार किया जाना चाहिए, जो आपका बात उठाया है, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं इसमें। जिसे 2 चीज़ था, भू अर्जन और भू वापसी। भू वापसी में हम लोग भी सुझाव दिए थे, और पिछले बैठक 13 तारीख के बाद वहाँ पे बैठक पे बातें आई थी कि भू वापसी में ग्राम सभा अगर असफल रहती भू वापसी कराने में, तो वो प्रस्ताव पारित करके DC को आपका बोलेगा कि इसको वापसी करा दो। वो पूरा स्पष्ट नहीं था, बहुस्तरीय ग्राम। तो अभी जो है इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर ग्राम सभा असफल रहती है तो उसके जो बहुस्तरीय ग्राम व्यवस्था है वहां जाएगा। मान लीजिए एक गांव डेफिनेटली है, अगर 50 साल से बैठा है तो पूंजीपति होगा, हटा नहीं सकेगा वो लोग, तो 10 गांव मिलकर करेगा। भू अर्जन की प्रक्रिया, हाँ, इसको समझ लीजिएगा कि ये जानना जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस आपका जो है नियमावली में। तो अगर आपका बहुस्तरीय लेवल में कहीं कहीं परगना 1500 गाँव होते हैं, अगर वहाँ भी सफल नहीं होते, मतलब सामने वाला बहुत बड़ा दबंग होगा, बड़ा बड़ा पूंजीपति होगा, पैसे वाला हो सकता है, तो उस केसेस में ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करेगी कि वो है कौन, क्या उसको हटाने के लिए आपका पुलिस फोर्स लगेगा, क्या उसको हटाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगेगा या मिलिट्री लगेगा, और वो बोल के
टाइम बाउंड कि इतने दिन में खाली करा के आपको देने होंगे। ये अभी जो है नया जो चेंज होके भू आपसी में आ रहे थे, स्पष्ट हो गया कि ये करीब करीब जो है ठीक हो गया। लेकिन भू अर्जन पे अभी भी चर्चाएं चल रही है। अभी मैं आते वक्त बात कर रहा था आपका छत्तीसगढ़ से, क्योंकि वहाँ पे कोई केसेस था जहाँ पर जमीन का परमिशन दिया था डीसी, उसके बाद भी हाई कोर्ट ने बोल दिया कि डीसी की परमिशन के बाद भी ये कानून लगने के बाद में उसको नहीं दे सकता है। तो मैं जानने के प्रयास किया क्या था है, क्या हम किस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से जो भू अर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बहुत लचर लग रहा है अभी तक, तो उसको ढूंढने के प्रयास करें। इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, सुझाव आएंगे किस तरीके से इसको, हाँ आपसे सुझाव चाहेंगे कि एक किस तरीके से इसको डाला जाए ताकि इसको मजबूत बनाया जाए। मैं आप लोगों से भी लोग जानते हैं किस तरीके से इसको जो है आपका डाला जाए। हाँ तो बता दीजिए, अभी बता दीजिए लोगों को। तो ये आपका भू अर्जन और आपका भू आपसी में कंप्लीट हो गया। भू अर्जन में अभी भी थोड़ा सा लचर है, डाउट है, इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है या हमको लार जो बनाया 2015 उसको संशोधन करना पड़ेगा। अच्छा ये मैं है ना? समझ नहीं पा रहा हूँ कि हाँ, आप एक मिनट। देखिएगा, ये जो 23 का है 23 का जो आपका जारी किया सरकार ने, इसमें देखिएगा ये जो सामूहिक बहिष्कार नहीं था उसमें, ये जो नया अमेंडमेंट हुआ है जो उसमें डाल दिया गया है। तो पता नहीं क्यों इसको डाला गया है। हम लोग नजर में आ गए, बहुत हाँ sensitive है। हाँ सेंसिटिव मामला है। करवाई जो करनी हाँ ये मैंने भी इस पर इसलिए सवाल उठाया कि ऐसी परिस्थिति में पूरा गांव जब एक तरफ हो जाता है, 2-3 दबंग मिल करके किसी महिला को डायन घोषित करके, और मेरा ख्याल है कि 70 से 80% ऐसे मामलों में मामला जो है पीछे जमीन और संपत्ति हड़पने की बात होती है। चलिए भू अर्जन की बात कर रहे थे, लेकिन भू वापसी और भू अर्जन दो बड़ा मैटर है। मेरा ख्याल है कि भू वापसी का मामला शायद इक्का दुक्का ही आपको दिखाई पड़ेगा पूरे झारखंड में। हमने 800 एकड़ वापस लिया है हम लोगों ने कर रहा। आप बताइए ना, आप यू नो मोर। हाँ जोहार। सोरेन जी देखिए, मैं भू अर्जन का आप ही बताइएगा। हालांकि वो काम हो रहा है, लगभग 800 ने 1000 एकड़ जमीन हमने वापसी करवाया है ग्राम सभा के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल। चलिए लेकिन जहाँ करोड़ों एकड़ जमीन अगर पूरे झारखंड के प्रदेश में, जी तो वहां हम अगर कुछ 100 को लेकर के उदाहरण पेश नहीं कर सकते। मेरा कहना है कि भू अर्जन की प्रक्रिया को ही कुछ इस तरह से वो अलग तैयार है। किया जाए, वापस लेना और अधिग्रहण वापस लेना। तो जी। आपको भी पता है कि कितनी बार यहाँ एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, हाँ जयपाल सिंह स्टेडियम, हाँ, उसके सामने 20 साल पहले ही उस पर जजमेंट आ गए थे कोर्ट के, फिर एसएआर कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आज तक 1 इंच भी खाली 1 ईंटा भी वहां से वापस नहीं लिया जा सका है। ये आपको भी लेकिन तो इस तरह की जब सरल प्रक्रिया कर दी गई भू अर्जित करने की, तो वापसी की तो बात ही बाद में हम करेंगे। रॉबर्ट जी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैंने क्या, किस विषय पे आप चाह रहे हैं? मतलब भू अर्जन की प्रक्रिया जो अभी इसमें दिखाई पड़ रही है, इसमें तो बहुत प्रस्तावित प्रारूप में उसको कैसे मजबूत किया जाए? सेंट्रल कानून के संगत कैसे बन सकता है? स्टेट कानून में 2015 में संशोधित है, उसमें आपका लाभ जो 2013 वाला को संशोधन करती वहाँ केंद्र में भी, और पारंपरिक ग्राम सभा में कि स्व समष्टि मैच नहीं करना पैसा से, तो हमको पैसा से मैच भी कराना है और उन कानूनों को भी, प्रधान को भी आपका ये करके जो है हमको अपना परंपरा के हिसाब से जाना। ये क्या तरीका हो सकता है? ये भू अर्जन की बात कर रहे हैं ना? तो भू अर्जन की उसमें तो आपने शायद कुछ प्रस्ताव दिया भी होगा। हाँ, उसमें प्रस्ताव में काफी डिटेल में है, उसमें बहुत डिटेल में है, और इस तरह से बना दिया कि भू अर्जन करना भी मुश्किल हो जाएगा। उसमें जैसे कि क्या होता है, आपको लोग क्या लिखते हैं कि यहाँ जाएंगे वहाँ आपको उतनी जमीन दे देंगे। हमने उसे और जटिल बना दिया है, और ये मेरा अनुभव के आधार पे है कि हम ये प्रक्रिया हमने गुजरात में भी फेस किया था। जब मैं सेंचुरी सुपरिटेंडेंट, गिर लैंड सेंचुरी का सेंचुरी सुपरिटेंडेंट था, उस वक्त ये मामला उठा था। क्या है कि वहाँ पर एक प्रपोजल थी कि सेंचुरी को एक्सटेंड किया जाए, तो जो गिरनार फॉरेस्ट था उसको लेने की बात थी बढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ पर ट्राइब्स एक था, दैट इज कथियाड़ास, वो लोग वहाँ रहते थे। अब उनको विस्थापित करना पड़ेगा, तो अब विस्थापित करेंगे तो उनका आप तो सिमिलर जमीन तो दे देंगे, ठीक है चलिए यहाँ जमीन वहाँ दे दिया,
पर उनका आवक, उसका ने सरकार ने बोला कि आप एस्टिमेट कीजिए कि इनका कितना दे आर अर्निंग फ्रॉम दैट फॉरेस्ट। तो ये हम लोग को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया गया और हमने पूरा निकाला, सरकार ने वो ड्रॉप कर दिया, क्या कि उसकी बस की बात नहीं थी कि उतना पैसा उनको दे सके। और यही प्रावधान मैंने नियमावली में डाल दिया कि यू विल नॉट ओनली हैव टू गिव द लैंड, उसको जो लॉस होगा नॉट ओनली फ्रॉम हिज लैंड बट ऑल्सो फ्रॉम द फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अधिकार है, वो उससे छीना जाएगा। तो यू विल हैव टू कॉम्पनसेट कि वहां पर उसको जो मिल रहा था, यू विल हैव टू एस्टिमेट दैट ऑल्सो एंड यू हैव टू पे हिम लाइफ टाइम। अब वो सरकार कौन दे पाएगी, तो अधिग्रहण होगा ही नहीं, तो इसलिए हमने जटिल बना दिया। आपने बनाया, क्या सरकार ने अडॉप्ट किया या सरकार ये तो हमने कर पाएगी? प्रपोजल वही कह रहे हैं। हाई कोर्ट में हमने डाला और गवर्नर को भी दिया, सरकार को भी दिया। इसको देख लेंगे। हाँ, इसमें हमने, मैं जानता था क्योंकि गांव वालों को तो पता नहीं है, हाँ कि हाँ जमीन मिल रहा है, चलो वहाँ, और वो लोग जज नहीं कर पाते हैं, नौकरी मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, तो ये तो खाली चना है, पर मेजर जो है वो तो वही ले जा रहे हैं ना। तो हमने ऐसा जटिल बना दिया नियमावली कि वो ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये जो अनुभव मेरा गुजरात का है, यहाँ काम आया, आखिरकार गुजरात काम आया। आपका जमीन हस्तांतरण में तो मोटा मोटी सेंट्रल कानून है CNT-SPT एक्ट, तो वो तो संशोधन हम लोग नहीं कर सकेंगे। फिर भी वहाँ आपका हस्तांतरण में पारंपरिक ग्राम सभा का अनुशंसा मिलेगा तभी वो परमिशन दे सकेगा। तो हाँ तो मैं आपका, चूंकि ये जो पोषण बहुत इम्पोर्टेंट है, भू अर्जन है ना, भू अर्जन अगर भूमि रहेगा तो ही परंपरा बचेगी, तो इसको इंश्योर करना चाहिए, इसको हम लोग को बैठ के ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। अगर कोई सुझाव आपके दिमाग में चल रहा है इसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, क्योंकि स्टेट में वो कम कर दिया, हम उस वक्त विरोध नहीं किए हम लोग, जो 2015 में कर दिया। तो क्या आपका ग्रेशन डूडू के पास कोई सुझाव है किसी संबंधित? अच्छा, पहले सर कुछ कह रहे मैं दूसरे एस्पेक्ट से, क्योंकि भूमि वगैरह तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अभी तक वो बिंदु नहीं आ रहा है जिसको मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये सवाल उठा 24 दिसंबर 24 में, अचानक एक आवाज़ आई कि जो पेशा जो लागू होगा, पेशा की नियमावली जो होगी JPRA1 पर ही आधारित होगी, और अभी तक वही उसी चीज़ पर सरकार कायम है। हमने सोचा ये क्यों ऐसा हो रहा है, JPRA1 ही क्यों, जबकि वो असंवैधानिक है। वहाँ पर आप देखिएगा 3 धाराएं हैं, एक है 1, 2 और एक है 32 और 47, 3 धाराएं हैं वहाँ पर। उसका आशा यही है कि ये जो JPRA1 इक्वल टू पेशा को अगर मान के चलें तो वहाँ कहता है कि जहाँ जहाँ नगर पालिकाएँ होंगी, कैंटोनमेंट बोर्ड होंगे, वहाँ ये JPRA1 दैट इज पेशा उनके सरकार के हिसाब से वो लागू नहीं, हाँ सरकारी पेशा सरकारी हिसाब से वहाँ पर वो एप्लीकेबल या इफेक्टिव नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। जो 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 राष्ट्रपति का आदेश है, ये पूरा एरिया शेड्यूल्ड एरिया है। अब हमारे शेड्यूल्ड एरिया में लगभग 40 शहर हैं जहाँ पर नगर पालिकाएँ होंगी, तो वो एरिया तो आपका शेड्यूल्ड एरिया से ख़त्म हो गया। मैं उदाहरण देता हूँ, यह रांची है, तमाड़ में अभी कहा जा रहा है कि सोना है, तो सरकार अचानक एक रात को सवेरे उठ करके बोल देगी कि यहाँ से तमाड़ तक सारा शेड्यूल्ड एरिया ख़त्म हो गया, यह नगर निगम का क्षेत्र आ गया। तो हमारा शेड्यूल्ड एरिया 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है वो तो एक दिन में स्क्रैप हो गया। तो आप इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखते हैं इसको, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका शेड्यूल्ड एरिया सिकुड़ रहा है, आपका शेड्यूल्ड एरिया ख़त्म किया जा रहा है, उसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जो कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको हम लोग को कहना पड़ेगा कि 5वीं ये जो JPRA1 इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायरस। अगर हम इसको नहीं कहते हैं तो बोलेगा कि भाई ठीक है, हम तो आपको 23 प्रावधान सब दे दिया है, लेकिन 23 प्रावधान वो जो वहाँ का जो अरबों खरबों जमीन चाहे खान है, और सब जगह, सिर्फ हम तमाड़ की बात नहीं कर रहे हैं, सब जगह आपको नगर निगम घोषित कर दिया, अब क्या करेंगे?
आपका कोई कानून नहीं चलेगा। और यहाँ से तमाड़ तक, यहाँ से खूंटी तक, यहाँ से कुड़ू तक सारा एरिया शेड्यूल एरिया से बाहर हो जाएगा। आपकी ग्राम सभा गई भाड़ में, आपका जो भी नियम हम कर रहे हैं सारा कुछ खत्म। अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। और इसीलिए ये बवाल इसलिए किया क्या कि ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, दो ग्रुप बना दिया जाए आदिवासियों में। एक बोलेगा ना JPRN लागू होना चाहिए, दूसरा ग्रुप बोलेगा ना पैसा लागू होना चाहिए, और ये झगड़ा ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो और इसको और ठेल दिया जाए, और 5 साल 10 साल जितना भी ठेला जाए। ये एक्चुअल में गेम है, इसको आप लोग समझिए। जोहार। चलिए इस पर उनको दे दीजिए। हाँ, जोहार। हाँ, मैं थोड़ा सा वल्टर जी का ये को आगे बढ़ाते हुए मैं उदाहरण से बताना चाहूँगी। एक्चुअल में देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे यहाँ पश्चिमी सिंहभूम में तो आप सभी जान रहे हैं विल्किंसन रूल है। उसमें एक जगह निश्चित है कि उन्हें क्षेत्र निश्चित किया गया है कि ये एरिया शेड्यूल एरिया है और नगर पालिका का रेडियस जो है 1 किलोमीटर का दायरा में है। ये पहले जो है ये डिफाइंड है। और उसके बाद जो है उसी में अभी जब हमारा भारत देश होने के बाद भी इतना दिन ये विल्किंसन से ही चल रहा था वहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी DC ने एरिया को बढ़ा दिया था, वो गांव तक पहुँचा दिया। तो उसका लड़ाई जो है पिछला जो है हमारा ये जो गांव के लोग हैं उन लोग ने लड़ा। उन लोग आपका तो क्यों लड़ा? क्योंकि डिफाइन था, क्षेत्र जो है उसका डिसाइड था, 1 किलोमीटर का दायरा में था, इसलिए उन लोगों ने लड़ा। और उसको कहा गया कि आपका क्षेत्र तो यहाँ तक है, ये तो मेरा गांव है, क्योंकि सभी का अपना अपना क्षेत्र है, सभी गांव का एक क्षेत्रफल है अपना अपना। तो उन लोगों ने अपने लड़ा और उसको वहाँ तक खिसका दिया, अपना जो इलाका है वहाँ तक। तो इस तरह से हमारे बीच में बहुत सारे लड़ाई होंगे। अभी हम लोग जो आप प्रभाकर दा कह रहे थे, मैं तो कहता हूं कि हम घटे नहीं हैं। हाँ, आप बढ़ गए हो। जी हाँ, ये सही बात है। इसीलिए जो इतना साल से जब हम भारत देश आज़ाद होने के बाद वो जो है पश्चिमी सिंहभूम का विल्किंसन रूल चल रहा था और उसमें आपका नगर पालिका भी चल रहा था, तो उसी तरह ही हमारा जो रांची भी और भी जगह होगा चलेगा। इसलिए नगर पालिका का चुनाव भी जब तक पैसा नहीं बनता है नहीं होना चाहिए, मेरा यही राय है। जोहार। एक चीज़, दो चीज़ छोटा बहुत शॉर्ट में। एक तो आपको जब रास्ता खोज रहे हैं ना, तो ये जो झारखंड पंचायत राज अधिनियम जो है उसका धारा 1 उसमें संशोधन करना पड़ेगा। ये अनुसूचित क्षेत्र से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और बाकी गैर शेड्यूल एरिया में, नॉन शेड्यूल एरिया में उनको नगर निगम के हटाते हैं क्या, उससे हम लोग को मतलब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है 2015 में इन्होंने चुपके से बना लिया है, इसमें संशोधन करना ही होगा। बिना आप अगर इसको संशोधन नहीं करेंगे ये 33% ही रहेगा और ये हमारी ज़मीन लूटी जाएगी। आप देख ही रहे कि कैसे मतलब जनसुनवाई होता है, हम लोगों ने देखा है। जो लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं उनको घुसने नहीं दिया जाता, पुलिस रोक देती है। तो ये लागू होगा तो बहुत बंदर बात होगा भाई। और मैं तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है, जान लीजिए। ये आप चले जो भी रिश्ता हो, आप पंचायत विभाग के साथ खड़े होइए मत होइए, ये सबसे मतलब नहीं रखता। ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है, इतिहास हम लोगों को माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए हम लोगों को तय करना चाहिए जो 5th शेड्यूल एरिया में जो 24 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा करके जिस तरह से हम आदिवासियों की ज़मीन, यहाँ का इलाका और यहाँ का खनिज संपदा, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा, TSP का पैसा और दूसरे मत का पैसा लूटा जा रहा है, उसको जारी करने वाला नियमावली बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हम लोग इसको बृहद पैमाने पर ये ऐतिहासिक मूवमेंट है, इसको करना पड़ेगा, नहीं तो इतिहास हम ना आपको माफ़ नहीं करने जा रहा है। तो ये हम लोगों को समझ के ही करना पड़ेगा। अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों की छोटी छोटी राय चाहेंगे और राय इस बात पर चाहेंगे कि पैसा को लेकर क्या नज़र आ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या ये महीने, 2 महीने, साल, 5 साल में लागू हो जाएगा, नियमावली इसकी बन जाएगी? प्रभाकर जी आपसे शुरू कर। देखिए, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि पेशा को अविलंब लागू होना है।
हम लोग जितनी जल्दी इसके अंदर जो विरोधाभास है, जिसके अंदर में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको हम लोग जितनी दूर कर पाएंगे उतना ही जल्दी हम लोग इसके मंजिल की ओर पहुंचेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उस विरोधाभास को हम लोग को दूर करना है। और 2-3 चीज़ उसके अंदर में है कि जब नियमावली लागू होगी तो पेशा कानून में प्रोविज़न है कि कोई भी नियम अगर पेशा के प्रावधानों के संगत न हो तो उस ये के तहत विभागों के अधिनियम के अंदर में वो संशोधन लाया जाएगा। मान लिया जाए JPRA है, अगर JPRA पेशा के प्रावधानों के संगत नहीं होगा तो JPRA में भी संशोधन आएगा। ये हमारा कहना है कि जैसा अभी ग्लैडसन डुंगडुंग ने भी एक सुझाया कि उसमें संशोधन लाके JPRA का है एक उसको हटा देना है, तो इसी प्रकार से कई संशोधन कई विभागों के ये में आएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में संशोधन आएगा, ग्रामीण विकास में संशोधन आएगा, लघु खनिज में संशोधन आएगा, चूंकि उसको पेशा के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाना है। तो ये संशोधन लाने का ऑलरेडी कानून के अंदर में बनाया हुआ है प्रोविज़न। तो मुझे लगता है कि जैसे ही नियमावली लागू होगी तो वो ये संशोधन भी साथ साथ जो प्रक्रिया है, जानकार लोग जानेंगे, जो प्रक्रिया है कि अगर वो इन कॉन्सोनेंस विथ द एग्जिस्टिंग ये नहीं है तो उसके अंदर में साथ साथ संशोधन भी लाए जाने का प्रावधान होगा। उसके बिना वो कॉन्ट्राडिक्शन रह जाएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विरोधाभास हो सकते हैं, दोनों में विभेद हो सकता है, लेकिन वो तभी काम करेगा जब उसको उसके अनुरूप बाकी नियमों में संशोधन लाया जाएगा। ये प्रक्रिया सरकार को कराना है। हम ये भी बोलते हैं कि सरकार को इस प्रक्रिया में तो हमको लगता है वर्षों वर्ष लगेगा। नहीं, एक मिनट। पिछली बार जब नियमावली पर बहस हो रही थी, मैं बता दूं कि 13 विभाग के लोग उधर बैठे थे, 3 दिन का ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ था, कहाँ कहाँ विरोधाभास है उस पर पॉइंट नोट डाउन किए गए थे और संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कई विभागों से संशोधन आया है और कई विभाग के अंदर में कुछ रह गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं और नियमावली पर, वो अंतिम प्रारूप तो है नहीं, ये एक प्रारूप है जिस पर चल रही है बहस। आज भी जो बातें हम लोग कर रहे हैं उसमें भी कई बिंदु आए हैं, वो भी उसके अंदर सुझाव में जाएगा। तो खुद एक प्रयास चल रहा है, चूँकि हम कंसर्न है इसीलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि हम ये उलझ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वो नहीं चाहते हैं पेशा कानून लागू, के सुलझन भी नहीं आएगी। हाँ, तो इसीलिए मेरा अंतिम रूप से यही कहना है कि इसमें अभी संभावनाएं बहुत हैं, इसके अंदर सुधार की भी संभावनाएं हैं, संशोधन की भी संभावनाएं हैं, लेकिन अंतिम रूप से इसको अविलंब लागू किया जाए। राज्य सरकार का काम है, हम लोग राज्य सरकार की जिम्मेवारी का एहसास दिलाएं कि ये अविलंब लागू हो। विजय जी, फाइनल कमेंट चाहेंगे और टाइम आपको कितना दिखाई दे रहा है, कितना समय के भीतर ये आ सकता है? मेरा व्यक्तिगत राय इसमें है, या लोगों की राय भी कह सकते हैं, कि हम लगातार लोगों के साथ रूबरू होते रहते हैं और फील्ड में भी हम लोग जो है आपका ज़्यादा रहते हैं, विशेषकर आपका संवैधानिक चीज़ों का उल्लंघन लगे, जमीन अधिग्रहण संबंधित है, अवैध कब्जा है, तो हम लोग डायरेक्ट फील्ड में टकराव होता है। तो आज पेशा नियमावली नहीं बना है, लेकिन वो जो एक्ट जो प्रभावित कर रहे हैं अलग विभाग, वो भी एग्जिस्टिंग में है, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम वाला हो, JPRA हो, सब है ना, वो तो चल ही रहा है हमारे क्षेत्र पे। उसकी वजह से टकराव जो है हमारा बहुत मुश्किल हो जा रहा है ना। तो अगर पेशा नियमावली बन जाएगा तो हम कम से कम कुछ तो लड़ पाएंगे। और जैसे प्रभाकर जी ने बोला, और आपका छत्तीसगढ़ का मैंने आपका लास्ट पैराग्राफ देखा है, उसमें कहा कि अगर ये नियमावली प्रकाशन होने से 1 साल पहले तक अगर वो संशोधन नहीं कर लिया है इसके आपका संगत पेशा के कानून 1996 के तहत, तो यह नियमावली प्रकाशन होने के बाद 1 साल के अंदर में इस पेशा नियमावली के संगत उस सभी आपका कंसर्न विभाग के कानून को संशोधन इसके बाद करना है।
लागू करने के समय तो आपका जितना जल्दी हम लोग विवाद आपका अगर समाधान कर लेते हैं और हम लोग चाहते हैं कि नहीं ये नियमावली किसी तरह आए, उसके बाद हम लड़ेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट संशोधन करने के लिए, तो ये आपका जो है आपका TSC नहीं बना है, तो मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर सब मिल के करेंगे तो। और मिल के नहीं करेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, या पेंडिंग में हो सकता है या आपका ठंडे बस्ता में लटक सकता है। पंचानन जी, आपके क्या फाइनल कमेंट? बिल्कुल जी। मैं अभी जितना भी अभी प्रारूप देखा हूँ जो मेकिंग पे है, उस पे बहुत सारे आपत्तियाँ और सुझाव चल ही रही है, और उस विषय पे जैसे बिना प्लेटफॉर्म का तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म, यानी पंचायत जो ये शब्द है, यह पंचायत तो रहेगा ही, क्योंकि चाहे वो प्रोविजन का एक्सटेंशन हो या एक्सटेंशन हो, ये पंचायत का ही है, तो इसीलिए पंचायत के तहत ही होगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और JPRA जो कहा जा रहा है, बिल्कुल ये मॉडिफिकेशन होगी। किस तरह से, जैसे छत्तीसगढ़ में एक उनका जो ये है कानून बना है, उसका नियमावली बना है, उसमें 55 नंबर पे लिखा है अधिनियम और नियमों में संशोधन, वो 1 साल के अंदर पे वो करे। जितना भी अधिनियम है, जैसे JPRA वो एक अधिनियम है, और उसको नियमों, जैसे अभी नियमावली बन रहा है, ये सब ये जो नियम है, ये हम पढ़ के नहीं सुना रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सब जानकार आदमी है, गूगल करके देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ का ये पैसा, तो आपको मिल जाएगा 55, तो इसमें आपको सुधार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से, और निरसन में 56 में भी बहुत सुंदर सा लिखा हुआ है, जो हम लोग का झारखंड में जो अभी बना हुआ है, उसमें निरसन में थोड़ा सा कम लगता है शब्द का जाल, तो इसमें अगर होगा निरसन 55 और 56, मैं चाहता हूं छत्तीसगढ़ में जो भी किया हुआ, बाकी तो उतना अच्छा नहीं है। सबसे बढ़िया तो हमें लग रहा है कि इतना दिन के बाद जो हो रहा है, ये फिल्ट्रेशन के बाद ही हो रही है, अच्छा चीजें हैं, कुछ कुछ हम लोग को वहां से भी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जितना जल्दी हो सके अविलंब इसको सरकार, ये अगर सरकार का नाक कान है तो अविलंब हम इस आपके ढरुवक के माध्यम से ये मांग करते हैं कि अविलंब कहने का मतलब 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी, लेकिन 6 महीना के बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ये जो हम लोग 24 साल से ठगे हुए हैं, ठगा जा रहा है, हुल ये संथाल परगना में और उलगुलान एक साथ होगा, ये पूरा झारखंड में, ये मैं अपने बातों को रखता हूं, और जितना जल्दी हो सके इसी का मीनिंग यही है, होना चाहिए अविलंब पैसा कानून लागू होना चाहिए झारखंड पे। जोहार। आखिरी कमेंट के रूप में कब तक होगा? 3 महीना से 6 महीना बहुत है, 24 साल या 28 साल कम नहीं होते हैं, फिर उसको ज़्यादा खींचना संभव नहीं है। लेकिन 1-2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। एक, अभी सरकार के तरफ से क्या आ रहा है, इलेक्शन पर बहुत जोर दिया जा रहा है, और म्यूनिसिपैलिटीज पर इलेक्शन पर बहुत जोर है, और वो क्या पर हो रहा है जानते हैं? वो पार्टी वाइज। तो हम लोग क्या इस पर सहमत होंगे कि गांव की सभा वो पार्टी वाइज चुनी जाएगी? आप समझ सकते हैं क्या होने जा रहा है अगर ऐसा हुआ। जबकि जब केंद्र सरकार से जब पैसा दिवस मनाने की बात आ रही है, वो वहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। ये छोटा मोटा गेम नहीं है, बहुत आगे का प्लान है कि इलेक्शन। और ये ऑस्ट्रासाइज का भी जो गिलासन डुंगने ने यह पहले नहीं था, वो कहाँ से लाया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरना ईसाई का जो विवाद को कानूनी जामा दिया जा रहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है भविष्य के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को सोच समझकर, पूरी तरह समझ करके ये सारी चीज़ हम करना चाहिए। गलत चीज़ ले आएंगे फिर से। अभी जो एक प्रश्न उठाया गया था प्रभाकर जी के द्वारा कि जो भी कानून होंगे उनको संशोधित करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो सरकार करेगी। अब सरकार मतलब क्या होता है? आप उसको क्या मान रहे हैं? विधानमंडल, दैट इज सरकार। मैं तो अनुसूचित क्षेत्र में गवर्नर को मान रहा हूँ। गवर्नर कैन, वो तो मैं पहले बता चुका कि 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 5 में गवर्नर हैज द पावर कि किसी भी कानून को रद्द कर सकते हैं।
तो JPRA 01 में यदि आप कह रहे हैं कि खामी है तो रद्द भी कर सकते हैं उसे, ही हैज द पावर, यानी तो उसको अमेंड भी करके लागू कर सकते हैं। सो आई थिंक वी कैन मूव इन दैट डायरेक्शन। तो आपको विधानमंडल में जाने की जरूरत नहीं है। कमेंट करने के बाद आप JPRA पॉइंट 2 की तरफ जा रहे हैं या फिर पेशा की तरफ जा रहे हैं? वो तो पेशा के अनुरूप अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो कह रहे थे कि बाद में करेंगे। अब बाद में नहीं किया तो समस्या खड़ी रहेगी, समस्या खड़ी रहेगी। तो उससे पहले जरूरत है कि पहले तो उसको आप इधर के बाद वही वाली होगी। अरे भाई आप कहाँ पर कराइएगा? विधानमंडल में। जिसमें भी करें, लेकिन राज्यपाल, जब राज्यपाल के पास तो ऑलरेडी है पावर। हाँ, हमको वही चीज करना है और इसीलिए मैंने उस पर जोर दिया है। जैसे TSC पहले ही फाइंड आउट कर लिया गया है तो पहले संशोधन ही होना चाहिए। हाँ, ये बात है कि बाद की चीजों में अगर कॉम्प्लिकेशन आए तो बाद में आप उस पर संशोधन करिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉम्प्लिकेशन पहले ही देख रहे हैं तो उसको संशोधित करके ही लाना चाहिए। हाँ, तो सरकारी प्रक्रिया में ऐसा होता है कि संशोधन किस आधार पे आएगा? जब नियमावली आएगी तब। ना भाई, तो नियमावली के साथ साथ संशोधन भी लाने की गलत बता रहे। अरे भाई आप सॉरी जस्ट नहीं जस्ट बिफोर दैट आप हमारे नियमावली जो हमने सरकार के बना के दिया है उसमें एक शेड्यूल वो भी है जिसमें व्हाट आर द लॉज विच रिक्वायर टू बी अमेंडेड और चेंज, उसका लिस्ट पूरा बना के उसमें करना है, उसमें पूरा डालना है। तो मेरे अनुसार जितना लगा मैं डाला, अब उसमें और भी ऐड कर सकते हैं तो उसी में हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने बोला TSC नहीं है, मैंने एक अध्याय TSC पर भी डाला है, एक अध्याय TSC का भी है नियमावली में, जो आपके जो कह रहे हैं ना उसके अनुरूप। और उसमें ये भी पावर दे दिए हैं कि जो भी सदस्य हैं उनका प्रोटोकॉल में दे बी इक्विवेलेंट टू मंत्री, प्रोटोकॉल में स्टेट मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में इक्वल होंगे, प्लस फाइनेंशियल पावर्स, तो टोटल वो सब में डाला हुआ है। नॉट ओनली दैट, जैसे कि आपने बोला कि डिस्प्यूट होगा ग्राम सभा में तो क्या होगा, ऑल दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। इसमें अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी डाला गया है कि यहाँ पर नहीं होगा तो ऊपर जाइए, वहां से नहीं जाएगा तो लास्ट में TSC के पास जाएगा। नहीं समझे? ये DC के पास नहीं जाएगा। एंड डिसीजन रिगार्डिंग लैंड विल बी फाइनल, ये हमने लिखा है, ये DC के पास नहीं जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में भी है, इसका कॉपी मेरे पास है। हाँ। जी, आपका फाइनल कमेंट चाहेंगे? और इसके नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप JPRA का बहुत JPRA कह रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ आप पढ़े हैं इसको? पढ़े हैं? श्योर? मुझे नहीं लगता पढ़ते तो शायद अनुसूचित क्षेत्र के लिए आप जो पारंपरिक लीडर हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी उपबंध नहीं है। इसका जो है कि धारा 1 में चले जाइए, उसके बाद कहीं पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं मिलेगा। आप सुनिए ना, आपको बता रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ का आप रेफर कर रहे हैं, इसे पढ़ा कीजिए, हवा में बात मत कीजिए। छत्तीसगढ़ का आइए ना, आप देखिए ना, आइए नहीं पढ़े हैं आप नहीं पढ़े हैं। देख लीजिए ना, नहीं पढ़े हैं आप, नहीं तो गलत बात मत बोलिए ना। यहाँ पे देखिए ना, हाँ भाई आप देखिए ना, यहाँ पर शांत रहिए। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है छत्तीसगढ़ वाला में अनुसूचित क्षेत्र और 14 का उपबंध, और यहाँ पे बोल JPRA में खोजिए, इसको खिचड़ी बना दिया गया है, यहाँ वहाँ ऐसा नहीं होता है, समझे? एक उपबंध रखना चाहिए उसके लिए। नहीं जानते हैं तो शांत रहिए। उस बन नहीं रहा है ये, मैं कानून का बात कर रहा हूँ, कानून नियम वाली का नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ तो सुनिए ना, नहीं आप नहीं, अरे आप सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना। आप लोग नियम का, गलत नियम का ये कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ भाई, तो आइए दिखाइए यहाँ पर। तो आप ठीक है, आप सुन लीजिए, हम रास्ता बता रहे, ठीक है।
आपको, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, आप जो है सिर्फ नियमावली संशोधन करेंगे उसे नहीं होना, सॉरी हाँ, नियमावली संशोधन करने से कुछ नहीं होगा प्रभाकर दा, आपको एक तो संशोधन करने का, वही बात कह रहा हूँ मैं। जैसे आपको किया, अगर नियमावली में आपने लगा दिया, इसमें आपने बहुत बड़ा प्रावधान किया भूमि अधिग्रहण का, है ना, एक्ट में आप बता रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये भूमि वापसी, आदिवासी का भूमि वापसी जो है उसमें आपने यहाँ बहुत बड़ा प्रावधान किया। आप बताइए जेपीआरए में भूमि वापसी का जो पेशा एक्ट का 10 प्रावधान तो है ही नहीं है, उसमें भूमि वापसी एक बड़ा प्रावधान है। आप जब मान लीजिए आप नियमावली आप कह रहे हैं पहले लागू करिए, नियमावली आपने लागू कर दिया, किसी व्यक्ति ने आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी ने ले लिया, अब वो मामला ग्राम सभा में आया, अब ग्राम सभा ने इस नियमावली को देख के जो है कि उसको पारित कर दिया। अब ये मामला जो है कि कोर्ट जाएगा, उसके बाद गैर आदिवासी आर्गुमेंट करेगा, साहब ये जो नियमावली में तो व्यवस्था है लेकिन इसका जो कानून है जेपीआरए यहाँ तो प्रावधान ही नहीं है। समझिए, उसी को तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले आप नियमावली नहीं ला सकते हैं, पहले आपको कानूनों में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। हाँ, पहला बात। दूसरी बात, आप कौन करेगा? जैसे विजय कुजूर साहब ने कहा कि शायद 1 साल भी लग सकता है। देखिए, इसमें रोबर्ट साहब बहुत अच्छा बोले, इसमें बेस्ट वे होगा कि इसमें जो कानून में अमेंडमेंट करना है गवर्नर के पास पंचायत विभाग भेजे, ये चीज़ों को आप अमेंडमेंट करिए। इसमें क्या है, आप असेंबली में लेंगे तो दुनिया भर का बहस होगा, ये होगा, गवर्नर बस एक नोटिफिकेशन सब चीज़ का अमेंडमेंट कर देगा। और ये महाराष्ट्र का गवर्नर ने करके दिखाया है। पहले लोग ऐसे बोलते थे कि गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर ही नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का गवर्नर एक, हाँ, तो ये रास्ता है। अगर असेंबली में आप जाएंगे ना बहुत टाइम लगेगा, तो मेरा बस यही रास्ता होगा कि आप जो भी कानून इसको रोक रहा है, गड़बड़ कर रहा है, वहाँ और सब चीज़ों को एक जगह करके भेजा जाए गवर्नर साहब को, और हम लोग का डेलीगेशन मिले कि आप इसको अमेंडमेंट कीजिए, क्योंकि यू आर द कस्टोडियन ऑफ द फिशरी एरिया, वहाँ से रास्ता निकल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेशा पर महाबहस में शामिल होने के लिए तमाम महानुभावों का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बातें हो गई, बड़ी लंबी बातें हो गई, लेकिन यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होगा, यह सिलसिला अभी चलेगा। जब तक पेशा ज़मीन पर दिखाई ना दे तब तक पेशा पर बातचीत जारी रहेगी। हाँ, यह ज़रूर है कि एक मंच पर लाकर पेशा की बात, तमाम बात आप लोगों तक पहुंचाने की हमारी चैनल ने ये कोशिश की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस लंबे वक्त तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और आगे भी ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही चर्चाएं सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।